हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न विथ महेश सर। आज हम लोग 23 ऑफ फरवरी को ये वीडियो में बना रहा हूँ और आप लोगों का एग्जाम है 25 ऑफ फरवरी को। इसमें हम लोग मार्क्स वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो आप कोशिश करिए अपने मेमोरी में रखने का। आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन से। देखिए, बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, तो कौन से मिरर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो मेन लॉ था दैट इज एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर तो सर सारे मिरर में होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। फिर बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ये मेरा है कॉनकेव मिरर, ये मेरा है कॉनकेव मिरर, ये मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ होता है फोकस। और हम लोग जानते हैं कि फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर जाता है। ओके, तो पूछा क्या कि विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एन एनलार्ज व्यू एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो बताइए दिस इमेज इज, तो वर्चुअल होगा और अपराइट होगा। तो देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, पूछेगा आप जरूर से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला स्टूडेंट प्लॉट्स वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ प्लॉट करता है फॉर 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेसिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ग्राफ। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि R इक्वल्स टू होता है V बाय आई। मैं एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता दूं कि जो V के ज्यादा नजदीक होगा, है ना, वो उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। ध्यान रखना, जो V के ज्यादा नजदीक होगा उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। तो देखो V के ज्यादा नजदीक कौन सा है, R2 है, देन R1 है, देन R3 है। तो यहां पर देखिए R2 सबसे बड़ा, देन R1, देन R3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक है असर्शन रीजन। देखिए असर्शन में दिया है द मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस इज असर्शन, मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेरा जो रीजन है वो दिया है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि मेटल्स तो गुड कंडक्टर होता ही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें सर अलॉय का तो इट इज नॉट कंफर्म कि वो होगा ही होगा। ठीक है, बहुत सारा अलॉय है जो नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी यहाँ पे, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो रीजन फॉल्स हो जाएगा बट असर्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला क्या कि alloys आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर। ये तो हम लोग पढ़े हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ एन alloy इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स बट द alloys हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ये भी हम लोग पढ़े। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट है ये हम लोग जानते हैं, और इसका जो अलॉय है वो हायर होता है, इसका रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि वो ऑब्वियस सी बात है कि हीटिंग एलिमेंट में वो यूज होगा, क्योंकि बिकॉज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग बढ़े। बोला क्या कि द मैक्सिमम रेसिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम इज। याद करो अभी जस्ट हमने शॉर्ट्स में भी आप जाकर के मेरे वीडियोस में देख लेना मेरे चैनल पे, या आप सीबीएसई साइंस के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको ट्रिक मिल जाएगा। तो वहां पर आपको बताया गया है कि अगर कहीं आपसे बोल दे कि कभी भी कि हमने 4 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया और मैक्सिमम रेसिस्टेंस बोला जाएगा, तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज होगा। तो सीरीज होगा सर, और उसके लिए इक्विवेलेंट अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सो 4 लगाना है तो 4 इंटू 2 कर देंगे, ईच दिया हुआ है 2 ओम, तो 4 2 जा 8 ओम हो जाएगा। ये ट्रिक आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लो जल्दी से, अगर आप नहीं अभी तक देखे हो तो। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या कि 2 बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट, एक है 100 वाट का, एक है 40 वाट का, और दोनों को सीरीज में हमने कनेक्ट किया। द करंट थ्रू द 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर, सो द करंट थ्रू 40 वॉट बल्ब क्या होगा। तो देखिए दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देना, ये 100 वॉट है, ये 40 वॉट है, सर उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको लोग क्या करेगा, इसमें सब कुछ कैलकुलेट करना चाहेगा, रेसिस्टेंस करंट पता नहीं क्या क्या। तो सर सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो अगर इसमें 1 एम्पियर है तो 40 वॉट के थ्रू भी 1 एम्पियर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए in electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode। देखिए यहाँ पर बोला है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। तो अगर आपने देखा होगा H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो इसमें बनता है मेरा H2 प्लस O2। इसको अगर बैलेंस करो आप तो क्या होगा सर, देख लो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, तो मेरा हो गया देखो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जब बेसिकली 1 वॉल्यूम ऑफ
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब आपको 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाएगा, या फिर इसका जस्ट उल्टा देख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर टूटता है तो आपका 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। सो ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपका डबल हो रहा है। सो आप ये रीजन सीधा लिखेंगे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल जब भी ब्रेक होता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। और एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पर मैं दे दूं कि जो हाइड्रोजन होता है वो आपका ऑब्टेंड होगा कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन होता है वो ऑब्टेंड होता है एनोड पे। ये मैं ध्यान रखना आप लोग। और इसके लिए ये रिएक्शन अगर पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिर्फ डिकम्पोजिशन मत लिखना, आपका मार्क्स काट सकता है टीचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पूरा आपको लिखना है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मेटल्स कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर विद अ केमिकल इक्वेशन। देखिए बोला कि जिंक जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक, यानी कहने का मतलब है कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। और यहाँ पर मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको मिक्स कर दिया है। तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर आपको 4 मेटल दिया हुआ है, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम, सिल्वर, और एक यहाँ है जिंक। तो जिंक से सारा जो मेटल है, कॉपर और आपका लेड, आपका सिल्वर, ये सब नीचे है। और मैग्नीशियम जो है ये क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक से ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम जो है वो जिंक को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इसका अगर आपसे केमिकल इक्वेशन पूछे आराम से आप लिख सकते हो सर Mg प्लस ZnSO4 या ZnCO3, so ZnSO4 it results to MgSO4 plus Zn। ये आप जरूर लिखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें, बोला क्या कि द रिएक्शन ऑफ मेटल X with Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक, ओके, एक्सोथर्मिक एंड इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, कुछ ना जो आपको ठीक लगे उसको कमेंट करो, और देन फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास रिएक्शन जो था दैट इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या था सर, याद करिए आप लोग जल्दी से। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को ले रहे थे और देन फिर एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा था। और जैसे ही हीट कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, Al2O3 प्लस Fe बना रहा था, और यही रेलवे ट्रैक को ज्वाइन कर दे रहा था, ठीक है। तो बोला हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, आइडेंटिफाई द मेटल X। सो मेटल X इज एल्यूमिनियम, याद रखेंगे दिस इज मेटल X, X मेरा एल्यूमिनियम है, राइट द केमिकल इक्वेशन। ये आप इक्वेशन ध्यान रखेंगे। मैं बता दूं कि थर्माइट रिएक्शन से आपका क्वेश्चन एक फिक्स है, ये आप दिमाग में सेट कर लेना। फिर बोला राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो 2 रिएक्शन है, ये दोनों में से कोई एक फिक्स है पूछेगा। बोला क्या कि हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आप देखोगे H2S को जब आप बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म H2O प्लस SO2, ओके। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। बोला बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन विद जिंक सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड है और जिंक सल्फेट है, टू गिव जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बहुत आसान है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 एंड रिजल्ट्स इन जिंक क्लोराइड, सो ZnCl2 प्लस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। याद करो हमने बताया था कि BaSO4 क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसको भी आप चेक कर लेना, अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो आप बैलेंस कर लेना। द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स एंड व्हाई। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज अगर बात करें बाय प्लेन मिरर, ध्यान रखना, तो प्लेन मिरर में सर क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम हो जाएगा, सो कैंसिल होकर के 1 होगा। याद रखना प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, रीजन आप लिख लेना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। बोला ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, और बोला क्या कि ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाना है, उसका पाथ, ओके। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर मेरा पोल होता है, ओके, इधर मेरा फोकस होता है, इधर हम लोग सेंटर लेते हैं। और बोला क्या कि लेवल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक हमने रे लिया जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और देन फिर इसमें मार्क करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह। तो मैंने बताया था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो सीधा जाकर के मीट कर अपीयर टू मीट होता है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो एक्चुअल में मीट ये करेगा नहीं। तो ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, बट ये पास होगा नहीं, ये क्या होगा, सीधा सीधा ये रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब ये डाइवर्ज कर जाता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना जाकर के, या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, वहां पर लाइट का हमने पूरा फुल वीडियो एक ही 1 आवर में पूरा मैंने कंप्लीट किया है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें सेंटर पे, अगर हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि हमको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन मार्क करने, तो सेंटर पे मिलाते हैं तो वही मेरा नॉर्मल हो जाता है, यानी उसी को आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया। सो दिस इज नॉर्मल। अब ये और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसको दूसरे इंक से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ जो बना, दिस इज, क्योंकि इंसिडेंट रे मेरा ये है, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। याद करो जब भी न्यूमेरिकल आ जाए, मैंने बोला था न्यूमेरिकल आ जाए, मेरा शॉर्ट्स में भी मैंने दिखाया है, मेरा प्लेलिस्ट में भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, उसमें भी मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे दिया 12 सेंटीमीटर तो इसका मतलब यू हो गया नेगेटिव 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30, सो मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा एफ विल बी 30/2 यानी नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स रहता तो प्लस लेते। सो बोला लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखना है, यानी नेचर, पोजीशन, साइज और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें पोजीशन का, सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं 1/v प्लस 1/u एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/f। या तो फॉर्मूला से लगा के पूरा कैलकुलेट करो, नहीं तो क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि देखो ऑब्जेक्ट मेरा है -12 पे, फोकल लेंथ है मेरा -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहां जाएगा, जल्दी से बताओ इमेज डिस्टेंस। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा नंबर 1, दैट इज, इधर लिखते हैं हम लोग पीछे साइड में, क्वेश्चन के लेफ्ट में लिख दे रहे हैं। नंबर 1 हो जाएगा मेरा कि इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना, मिरर के पीछे चला जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, अच्छा बिहाइंड क्यों गया, क्योंकि ये फोकस लेंथ से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, यानी फोकस और पोल के बीच में आ गया। अच्छा सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा बिहाइंड द मिरर गया, तो ये वर्चुअल हो गया, सो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड अपराइट। ओके, एनलार्ज हो जाएगा थर्ड, एनलार्ज, एनलार्ज। और फोर्थ इसका हो जाएगा मैग्नीफाइड, यानी इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफाइड। हालांकि एक ही बात हुआ दोनों, तो आपको बस ये 4 देखना है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड अपराइट, इनलार्ज और मैग्नीफाइड। आगे बढ़े, फिर बोला नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 मार्क्स में। क्या है सर, स्टेट द प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग, ग्रेफाइट इन मेकिंग इलेक्ट्रोड। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने में। ओके, आगे बढ़े, देखिए फिर बोला इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मटेरियल है, ताकि इसको हम लोग कंडक्शन प्रूफ बनाए, ताकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अस, है ना, ये वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और जब कभी इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है मेटल अलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग खुद से करिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ जब हम लोग एक ओर को ट्रीट कर रहे हैं, सो प्रोड्यूसेस ब्रिक्स effervescence, what kind of ore is this, what steps will be required to obtain metal from enriched ores। देखिए तो सबसे पहले बोला ब्रिस्क एफरवेसेंस, इसका मतलब क्या हुआ सर, मैंने पहले भी बताया था, चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया ये चीज कि अगर आपका हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी कि H2 या फिर CO2। तो यहाँ पर ओर में हमने पढ़ा था कौन कौन सा ओर होता है, एक हमने पढ़ा था सल्फाइड और एक पढ़ा था हमने कार्बोनेट ओर। 2 तरह का ओर हम लोगों ने पढ़ा है, कार्बोनेट। तो यहाँ पर बताएं सल्फाइड ओर का तो हम लोग बात कर नहीं रहे, बिकॉज CO2 चाहिए, तो CO2 चाहिए तो कार्बोनेट ओर होगा। तो आपसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ ओर इज दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट। कोशिश करना आप एग्जाम्पल दे देने का, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ओके, तो अब फिर बोला व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द एनरिच्ड ओर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्टेप्स पूछा गया है, तो जब भी स्टेप्स पूछा जाए तो हम लोग पढ़े थे कि कार्बोनेट में एक इंपॉर्टेंट बात पहले बता लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे। सल्फाइड और आ जाए या फिर कार्बोनेट और आ जाए तो याद रखना सल्फाइड में हम लोग करते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग, और इसमें करते हैं कैल्सिनेशन, है ना, इसमें होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है सर, आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ O2 अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मेटल ऑक्साइड में, ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, C4 कैल्सिनेशन,
और C4 कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन है, और सल्फाइड में रोस्टिंग है, दो ही प्रोसेस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो ध्यान रखना C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन का मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन हम लोग इसको हीट करते हैं, ओके। इन इन या एब्सेंस लिख दो सीधा, एब्सेंस ऑफ O2। जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, अगेन ये मेटल ऑक्साइड ऑब्टेंड होता है, यहां से भी मेटल ऑक्साइड ऑब्टेंड होता है, अब याद रखना। और उसके बाद जो ये ऑब्टेंड होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, याद करो, रिडक्शन, रिएक्शन भूल गया, इसके बाद हम लोग रिडक्शन करते हैं, और इसी रिडक्शन से मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाते हैं, इसके बाद हम लोग का मेटल मिल जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या, व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, कार्बोनेट ओर है मतलब कैल्सिनेशन पहले करेंगे, कैल्सिनेशन से मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन प्रोसेस, फिर उसको मेटल ऑक्साइड को करेंगे तो मेटल आएगा। और अगर यहाँ पर प्योर मेटल बोल देता तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्स्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर कॉइन हमने रख दिया फॉर सम टाइम, बोला व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो देखिए कॉपर हमने लिया Cu, और उसको सिल्वर नाइट्रेट में हमने रख दिया, दैट इज AgNO3 में। तो जैसे ही हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में रखेंगे तो क्या होगा, जरा सा आप लोग सोचिए, इस वीडियो को पॉज करिए और देन सोचिए, अगर हम लोग कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में रखते हैं तो क्या होता है, सोचिए जल्दी से। देखिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर किया होगा। बोला क्या कि कॉपर कॉइन को जब सिल्वर नाइट्रेट में रखते हैं तो पूछा आपसे कि व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा सर कॉइन के साथ। तो कॉपर क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो उसके कारण क्या होगा, ये सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, यानी कि CuNO3 होल 2 प्लस, ओके, CuNO3 होल 2 प्लस Ag, है ना, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर देन बोला राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये लिख लेंगे। अच्छा कलर पूछा था ना, तो देखो इसमें होगा क्या, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कलरलेस होता है, कलरलेस, याद रखना, कलरलेस होता है, ठीक है, नो कलर। तो जैसे ही हम लोग इसमें कॉपर ऐड किए तो ये हो गया CuNO3 होल 2 प्लस Ag, ओके। तो इस पे होगा क्या कि सिल्वर का कुछ डिपोजिशन आ जाएगा, तो देन ये बना लेगा आपका कॉपर नाइट्रेट, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है, और देन ये आपका व्हाइट हो जाएगा, है ना, या ग्रेइश हो जाएगा थोड़ा सा। और ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कलर क्या होगा सर, सोल्यूशन आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, कलरलेस से ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको बैलेंस करना आसान है। देखो NO3 का होल 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, काम खत्म हो गया, आगे बढ़े। फिर बोला इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। ये देखो हम लोग MCQ में भी हमने बताया था कि कैथोड पे जो होता है वो H2 होता है, एनोड पे जो होता है वो O2 होता है। इसका मतलब है ये दो बार आ गया क्वेश्चन, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन द अदर। देखो अभी हमने जस्ट किया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, इस गैस को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास दो गैस है, एक है H2 एक है O2, और दोनों के पास बर्निंग कैंडल लेके जाना है, ओके। आपको बर्निंग कैंडल लेके जब जाओगे दोनों के पास तो क्या होगा, बर्निंग कैंडल देन होगा क्या, जल्दी से बताएं। तो जब बर्निंग कैंडल आप लेके जाएंगे दोनों के पास, तो H2 के केस में पॉप साउंड होगा, ठीक है। हम अलग अलग कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये मेरा O2 का कलर है, तो सर O2 के केस में क्या होगा और H2 के केस में क्या होगा। तो O2 क्या करता है, उसके फ्लेम को और तेज कर देगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि बर्निंग कैंडल यानी कैंडल कैंडल बर्न विथ विथ मोर फ्लेम, उसका फ्लेम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग H2 के साथ जाएंगे तो उसका क्या होगा सर, जल्दी से बताएं। H2 का हो जाएगा कि पॉप साउंड के साथ ये जो आपका बर्न होगा, पॉप साउंड देता है ना, इसका टेस्ट भी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस, है ना। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, तो जल्दी से बताएं, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर मैं सबका यूजेस ही बता दे रहा हूँ। देखो ये हमने बताया, इधर लिख दिया हमने कॉनकेव, इधर लिख दिया हमने कॉन्वेक्स। तो अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। कॉनकेव में क्या होता है, याद रखना, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोग यूज करता है ना कॉनकेव में। कॉनकेव को यूज करता है आपका दांत का लार्ज इमेज देखने के लिए। उसके बाद कॉनकेव का और कहाँ यूज है, अभी जस्ट हमने देखा सोलर फर्नेस, तो लिख दो सोलर फर्नेस में। फिर दूसरा नेक्स्ट यूज क्या है इसका कॉनकेव का, जल्दी से बताओ। टॉर्च लाइट्स में
कार के हेडलाइट्स में भी, है ना, कार के हेडलाइट में भी याद रखना, टॉर्च लाइट में यूज होता है। सर कॉन्वेक्स का कहाँ यूज है बताएं? तो कॉन्वेक्स का याद रखना कि जो हाईवेज होता है, हाईवे पे टर्निंग पॉइंट पे, जहाँ पे टर्निंग करना होता है। फिर उसके बाद रियर व्यू मिरर, कार का जो रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर। उसके बाद और कहाँ यूज होता है? तो पुराने जमाने में शॉप में यूज होता था, है ना, शॉप में यूज होता था फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, है ना, पूरे शॉप का ओवरव्यू आता था इस मिरर में। फिर बोला लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का भाई दो प्रॉपर्टी पूछा है, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि वर्चुअल होता है, कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल है, कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल है, लेकिन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट होता है इसका, इनडायरेक्ट। और जो दूसरा होगा वो हमेशा डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब छोटा, छोटू इमेज बनाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। देख लेंगे यहाँ पर +3 गिवन है, तो हमने बताया था कि अगर प्लस है मतलब वर्चुअल है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो जाएगा HI/HO एंड दैट इज -V/U। तो और ये हमको दिया हुआ है +3। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है टाइप ऑफ मिरर, तो टाइप ऑफ मिरर के लिए सबसे पहले HI दैट इज इक्वल्स टू HO को इधर मल्टीप्लाई में ले आए, HI/HO एक बार लिख लो, दैट इज 3, तो HI इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स HO। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का थ्राइस हो रहा है, और प्लस में यानी कि बिहाइंड द मिरर जा रहा है, प्लस में मतलब वर्चुअल भी है, वर्चुअल है और इन लार्ज है, इसका मतलब टाइप ऑफ मिरर क्या होगा? कॉनकेव। आपको याद होना चाहिए ये सब चीज, अगर याद नहीं है तो आप फाइंड भी कर सकते हो ऐसे कि कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज बनाता है, अगर वर्चुअल बनाएगा तो इन लार्ज बनेगा। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड इमेज बनाता है। भाई एकदम दिमाग में सेट कर लो, कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, आप एग्जाम देकर के आओ तब कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? अभी लाइक कर दो बस। अब बोला पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। भाई मैं बता दूं आपको कि आपका ये 1 घंटे का या आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, 3 से 4 घंटे का मेहनत होता है। तो आप लोग वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए ताकि मुझे और मेहनत, लाइक और मैं मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए, और थोड़ा अंदर से हमको वो हौसला मिले, है ना, वो जुनून मिले, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज्यादा वर्कआउट करें और ज्यादा मेहनत करें। तो आपसे बोला गया कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ मिरर, तो पोल ऑफ द मिरर के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पोल ऑफ मिरर के रिस्पेक्ट में जाएंगे, ये बिहाइंड द मिरर जा रहा है सर, अपोजिट साइड जा रहा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर के रिस्पेक्ट में जब भी बोले तो इसका आंसर हो जाएगा कि अदर साइड, अदर साइड ऑफ द पोल, पोल एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अदर साइड जाएगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट में जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। भाई बहुत आसान है ना, इसको हम लोग कर सकते हैं। रे डायग्राम अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ठीक है, देख लो, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब बार बार तो आपको प्लेलिस्ट में जाने के लिए बोलूंगा नहीं, ठीक है? और आप जाओगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है। देखो बोला क्या कि ड्रॉ रे डायग्राम, तो देखो ये मेरा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। आप यहाँ से क्या करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, यहाँ हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर। क्या होगा सर? देखिए क्योंकि बोल दिया है कि मैग्निफिकेशन 3 है, +3 है, इसका मतलब प्लस है मतलब बिहाइंड द मिरर, और एनलार्ज इमेज है, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है मतलब कि वो एनलार्ज इमेज है, तो इसका मतलब मेरा फोकस और पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, और जैसे ही बीच में लेंगे तो यहाँ से 2 रे लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ एंगल पे, तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगा और यहाँ से ये फोकस से पास होगा। तो ये देखो ये दोनों रे कभी मीट करेगा नहीं, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ ले जाते हैं। इसको भी अगर आप डॉटेड लाइन से ले जाओ पीछे की तरफ, तो यहाँ पर जाके मीट कर रहा है। सो दिस इज द इमेज पोजीशन, इमेज हाइट जो बोलो, तो इसका रे डायग्राम का आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +1/3। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +1/3। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन, इसका मतलब मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंफर्म आपके एग्जाम में आ रहा है। सो दैट इज HI/HO एंड विच इज +1/3। प्लस है मतलब वर्चुअल इमेज पहले ही लिख दो, प्लस है मतलब वर्चुअल इमेज, रियल रहेगा तो माइनस रहेगा, ठीक है? तो HI/HO दैट इज 1/3। अब बोला टाइप ऑफ मिरर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3HI दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 3 टाइम्स HI है, HI हम लोग निकाल सकते हैं HO/3, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/3 है मेरा इमेज, हाइट ऑफ इमेज, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, तो डिमिनिश्ड है मतलब टाइप ऑफ मिरर क्या होगा? कॉन्वेक्स। देख लो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग जरूर करके जाना। फिर बोला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, तो ये तो सेम साइड रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज वो लेसर होगा, है ना? तो हम लोग वो लिख सकते हैं कि इमेज विल बी एज द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, बट इमेज डिस्टेंस विल बी लेसर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बोला ड्रॉ एनी रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग आराम से इसका रे डायग्राम बना सकते हैं, हम लोग एक फाइनाइट डिस्टेंस पे इसका लेके और रे डायग्राम बना लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल बोला ड्रॉ रे डायग्राम
ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन रे ऑफ लाइट, मतलब कि रे डायग्राम से एक क्वेश्चन सर फिक्स है ना, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ये रूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है, बोला कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि एक कॉनकेव मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो, आप लोग वीडियो पॉज करके सर प्रैक्टिस करिए, आप लोग को बहुत हेल्प होगा। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर फोकस होता है, इधर मेरा सेंटर होता है। अब बोला कि एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, पास होने दो, एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पढ़े थे रूल में कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है इंसिडेंट रे तो उसी पे बाउंस बैक करता है, मतलब ये फर्स्ट का हो गया रे डायग्राम। सेकंड में बोला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल होता है और इधर मेरा फोकस होता है। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया तो इसका मतलब है कि ये अपीयर टू पास थ्रू फोकस होगा और उसी पॉइंट पे ये बाउंस बैक कर जाएगा। सो दिस इज आवर सेकंड का ये रे डायग्राम है। बोला फिर इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ये कॉनकेव मिरर हमने लिया, कॉनकेव मिरर है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, इधर फोकस है। अब बोला कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा तब इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, तो क्या होगा सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये तीन रूल था हम लोग का अलग अलग, तो वो तीनों यहाँ पर देखो पूछ दिया गया, तो रूल्स आप लोग जरूर देख के जाएं, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो एमसीक्यू में दे देगा या तो ऐसे ही ड्रॉ करने बोल देगा 1 मार्क्स में, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस 20 ओम्स। तो रेसिस्टिविटी निकालना है सर, आप लोग को फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने बताया था R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ओके, तो यहां से अगर हमको रो निकालना है, पहले तो मैं बता दूं R का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, रो का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है रो का वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए को इधर ले आओ, सो हो जाएगा R इंटू ए एंड बाई एल दैट इज इक्वल टू रो। अब वैल्यू पुट करते हैं, R हमको दिया हुआ है 20 इंटू ए दिया हुआ है, एरिया कितना है, एरिया नहीं दिया, रेडियस दिया है, तो रेडियस दिया सर तो एरिया निकालना होगा। तो एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो उसका क्रॉस सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7 इंटू 0.01 इंटू 0.01, ये हो गया मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको लाना क्या है मीटर में, तो इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे। मैं एक बात बता दूं यहाँ पर सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 100 इंटू 100 यानी कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। सो दिस इज आवर एरिया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं इसका एरिया का इसमें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 22/7, ओके। और इधर में इधर भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और 22/7 इंटू 0.01 0.01 एंड 10⁻⁴। तो सर इसको भी हम लोग अगर लिखें 10⁻², 10⁻² लिख सकते हैं, अगर आप लोग एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे तो, है ना, या नहीं तो मैं थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। 0.01 को हम लोग डेसिमल हटाओ तो बाय 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 इंटू, जब 100 ऊपर जाता है तो 10⁻⁻² हो जाता है, क्योंकि 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻², तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाता है, तो हम लोग ये इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, और इधर एक लिख दो 10⁻⁻⁴, और मेरा लेंथ दिया हुआ है दैट इज 1 मीटर, सो इंटू 1 कर दो। तो यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे आप लोगों का रेसिस्टेंस सॉरी रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़े, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम, यानी कि हर एक का रेसिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 9 ओम, ओके, और उसको कनेक्ट करके 13.5 ओम लाना है। अब ध्यान दो, तो सर यहाँ पर ऐसा कुछ सीरीज या पैरेलल का होगा कि नहीं होगा वो कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका होना ही है, तो हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करें जिससे ये 13.5 आ जाए, सोचते हैं। तो अगर हम लोग 9 ओम का एक लगा दें इधर, और फिर इसी के पैरेलल एक और लगा दें 9 ओम का, और फिर इसके साथ एक सीरीज का लगा दो 9 ओम, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एक पूछेगा, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तो मैंने बताया था कि अगर पैरेलल में है तो उसको R/N लिखते हैं, तो आप निकालने के लिए लिख सकते हैं क्योंकि आपको बस कनेक्शन बताना है ना। तो R अगर आपको R इक्विवेलेंट इसका बात करें, सो दैट इज R/N यानी 9/2, ये आपको ट्रिक में बताया गया है, तो 9/2 हो गया मेरा 4.5 ओम, ठीक है, और इसको 9 के साथ ऐड करोगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 प्लस 4.5 विच इज 13.5 ओम। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए फिर बोला कि 6 ओम आप कैसे लाएंगे, तो ये भी आसान है, हम लोग क्या करेंगे सर, देखिए अगर हम लोग ये करें कि लाइक एक बार मैं रब कर लेता हूँ फिर बात करते हैं, तो हम लोग 6 ओम कैसे लाएंगे, देखिए तो अगर हम लोग ये करें कि 9 ओम का एक हमने लगा दिया, एक और हमने 9 ओम का लगा दिया, क्यों हम लोग ये डायरेक्ट सर आप कैसे पता लगा रहे हैं उसका ट्रिक बताइए। तो देखो अगर हम लोग तीनों पैरेलल में ले लें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि R इक्विवेलेंट R/N होता है, सॉरी, तो R/N करेंगे तो 9/3 इज 3, तो 3 ओम आ जाएगा, हमको लाना है 6 ओम,
तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सीरीज में भी नहीं कर सकते, तो बस एक ही ऑप्शन बचा कि दो को सीरीज में रख दो, उसके साथ एक पैरेलल में रख दो, क्योंकि जब भी ऐसा बीच में आ जाता है ना वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कि वो मिक्स कॉम्बिनेशन में। ओके, देखिए, तो अगर ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो इन दोनों का आप कर दीजिए सीरीज, तो ये हो जाएगा 18। ओके, दोनों ऐड हो जाता है। अब 18 और 9 का आप पैरेलल निकाल दीजिए, तो 1/18 प्लस 1/9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/r। सो 18 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, दिस इज 1 प्लस 9 2 या 18, तो 2, दैट इज 1/r। तो यहाँ से देख लीजिए 3/18, यानी 3 1 जा 3 6 जा, दैट इज 1/r। तो r इक्विवेलेंट मेरा आ गया 6 ओम। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में गारंटी है कि आएगा। आगे बढ़े, चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। भाई तो सबसे आसान है यार, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम था हमारा जितना भी डिवाइस है उसको शॉर्ट सर्किट होने से बचाना, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ओके, शॉर्ट सर्किट से आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी डिवाइस को हम लोग उसमें फ्यूज लगाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर फ्यूज वायर एंड वाई। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो यूज होता है फ्यूज वायर में, वो एलॉय का होता है, एलॉय, ठीक है। और बोला एंड वाई क्यों किया जाता है, क्योंकि जो एलॉय हम लोग यहाँ पर फ्यूज में यूज करते हैं, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट लिख लेना, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब हम लोग आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन में। बोला नेम अ मेटल विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, जो आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है वो मेटल बताओ, ठीक है। फिर बोला कि विच इज अलॉयड विद अदर मेटल टू मेक अमलगम, इसका क्या था, इसका Hg था। हार्ड और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, ये आप रिप्लाई करो कमेंट में। विच इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन आर्टिकल, इसका जिंक था। फिर बोला हुज आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग बुक खोजो और जल्दी से उसका मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो बोला हुज आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग कौन बनाता है, याद करो, सिल्वर, सिल्वर का ब्लैक कोटिंग था, याद करो, सिल्वर सल्फाइड करोजन, है ना। फिर भी ये आपको बताना है, ठीक है, आयरन का को हार्ड कौन बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला कि अ मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। भाई सिंपल है यार, केरोसिन ऑयल मतलब सोडियम, ठीक है। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ इट इज लेफ्ट ओपन इन एयर इट कैचेस फायर, व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डिसॉल्व इन वाटर इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नेम द मेटल, तो वो तो हो गया सोडियम। फिर बोला राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। तो आराम से लिख सकते हैं Na का O2 के साथ, तो ये बना लेगा आपका Na2O, और इसको बैलेंस अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला व्हेन प्रोडक्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, तो अगर हम लोगों ने ये भी बताया हमने कि Na2O प्लस H2O, आपको अगर ये नहीं पता कि ये कैसे रिएक्शन करता है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का देख सकते हो, अभी भी टाइम है, जाके उसको देख लो भाई, उसमें हर एक रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया है। तो Na2O प्लस H2O दैट इज NaOH। अब एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स मोल्टेन क्लोराइड, है ना। अगर सोडियम क्लोराइड से हम चाहते हैं सोडियम को ऑब्टेन्ड करना, तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। मोल्टेन क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड से सोडियम हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दो, खोजो इसका आंसर। नहीं होता है कमेंट करो, मैं जस्ट शॉर्ट में, वन शॉट में फिर से एक और वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें जो जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उन सब का आंसर मैं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गिव रीजन, चलते हैं हम लोग। क्या बोला कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। obvious सी बात है, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को, कार्बोनेट को हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन, अगर याद हो कैल्सिनेशन, अभी जस्ट हमने बताया था कि कैल्सिनेशन होता क्या है। कैल्सिनेशन में हीट किया जाता है, हीट इन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सल्फाइड में क्या था, इसमें भी हीट कर रहे थे, उसको हम लोग रोस्टिंग बोले थे, याद हो अगर आपको, रोस्टिंग। और इसमें क्या कर रहे थे, हीट इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, तो रोस्टिंग था। तो अगर जब हम लोग हीट करते हैं सर, तो हीट करने पे ये दोनों क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में आपको मेटल ऑक्साइड दे देगा, तो मेटल ऑक्साइड देता है, ठीक है। सो ये रीजन आपको लिख देना है। फिर बोला आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, बिकॉज उसके पास क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बिकॉज इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में है, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों आयंस के बीच में, वो बहुत हाई है, और उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक फोर्स इज मोर या मच मोर, बस इतना लिख देना, दिस इज द रीजन। फिर बोला हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट हैज बीन असाइंड अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, है ना। ये क्यों है, इसका आंसर आप लोग दो।
फिर हम बात करते हैं आगे, द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन। अगर जिंक लेयर टूट जाता है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल तब भी प्रोटेक्टेड होता है। इट इज बिकॉज, क्योंकि जिंक लेयर जब टूटता है तब भी उसमें थीन लेयर ऑफ जिंक रहता है और उसका एक ऑक्साइड बना लेता है उसमें, जिसके कारण से वो क्या होता है कि आयरन को मतलब एक्सपोज नहीं होने देता है एयर में या मॉइस्चर में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। बोला कि द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पहले ही बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है ना, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पहले ही दे दिया यू। ओके, और बोल दिया कि स्क्रीन पे फॉर्म कर रहा है और वो भी डिस्टेंस दे दिया, यानी यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रियल इमेज फॉर्म किया स्क्रीन पे, तो जब रियल इमेज फॉर्म किया भाई तो मतलब मिरर मेरा कौन सा है, कॉनकेव है। क्लियर, और इसका यू दे दिया, मैंने बोला था कि रियल है मतलब निगेटिव है, रियल है मतलब निगेटिव, वर्चुअल है मतलब पॉजिटिव। तो बोला क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, तो मिरर तो भाई पता चल गया मेरा कि कॉनकेव है। फिर बोला फाइंड इट्स फोकल लेंथ, आराम से 1/v इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, आप लोग पुट करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको भाई सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा। सॉल्व करके जो जो इस वीडियो को देख रहा है सॉल्व करके इसका आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर, मार्क्स और आंसर, मैं उसका कमेंट जरूर चेक करूंगा। अब देखो, बोला कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ये तो देख लिया। फिर बोला कि इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फ्लेम दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज। बहुत आसान है यार, हम लोग अभी जस्ट पढ़ा हमने कि मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज HI/HO। ओके, और दैट इज इक्वल्स टू -V/U। अब देखिए हमको जो जो गिवन है उसका साइन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, वही फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2.4 एंड दैट इज इक्वल्स टू -V, सो माइनस ऑफ -60 एंड डिवाइडेड बाय -30। देख लीजिए ये माइनस कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज बाई 2.4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 से इसको कट करोगे 2 बार में हो जाएगा -2। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे सो नेगेटिव 4.8 सेंटीमीटर, ये होगा मेरा हाइट ऑफ इमेज। बोला स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। ऑब्वियस सी बात है सर, इन्वर्टेड, देख लो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आ रहा है, वैसे भी हम लोग यहीं से सब पता लगा लिए थे। आगे बढ़ सकते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड, पहले ही बोल दिया कि रियल और इन्वर्टेड है, एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन 1, -1, देख लो यहाँ पे -1 है। सो मैग्निफिकेशन पहले ही लिख दो, मैग्निफिकेशन इज -1। अब बताओ इमेज रियल है, भाई बहुत आसान है। अगर आपने रे डायग्राम देखा है, मेरा लेक्चर देखे हो, ये बहुत आसान है, मैंने वहां पे एक एक चीज तोड़ दिया था लेक्चर में। तो मैग्निफिकेशन अगर -1 है, इसका मतलब निगेटिव है मतलब रियल, रियल है मतलब कॉनकेव, मैंने ये भी बताया था, रियल है मतलब मिरर में कॉनकेव। ओके, अब बोला इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, भाई रियल है मतलब ही इज निगेटिव, पहले ही बोल दिए थे 40 सेंटीमीटर पे ये बन रहा है। ठीक है, अब बोला कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो सर मैग्निफिकेशन 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप लिख सकते हो एम इज HI/HO विच इज -1 विच इज इक्वल्स टू HI/HO, और HI इज इक्वल्स टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। और ये एक तभी पॉसिबल है जब सेंटर पे रखा रहे ऑब्जेक्ट, और इमेज जब -40 पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी -40 पे ही होगा। देख लो ये रे डायग्राम से भी तुम कर सकते थे कि अगर इमेज मेरा ऑब्टेंड हुआ 40 सेंटीमीटर पे, तो आपका ऑब्जेक्ट भी इसका मतलब रखा हुआ है, यानी यू हो गया मेरा -40 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ये हो गया आंसर। बोला वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब बहुत सारा यार कि ये कौन के मिरर है, कौन के मिरर है, ये मेरा आपका फोकल लेंथ है, यहाँ पर सेंटर है, और ये दिया है हमको 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 20 होगा सर, फोकल लेंथ तो सर हाफ होता है रेडियस का, और बोला कि 20 सेंटीमीटर ले गए इधर, तो इसका मतलब फोकस पे लेके चले गए, सिंपल बात है। तो जब फोकस पे आप ले गए तो इसका इमेज कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, खत्म हो गया। रे डायग्राम अगर आपको क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स, तो इसका मतलब इमेज बी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस पूरा वीडियो को देख लेना और कर लेना, क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट लेके जाओ। फिर बोला स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, अभी तो बता दिए, रे डायग्राम तो आप बना ही लोगे। अगर डाउट हो रहा है तो मेरा जाके चैप्टर 1 का वीडियो देख लो लाइट का, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर, बहुत आसान है, कर लेना। आगे बढ़े, अब बोला कि इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो ये भी क्वेश्चन, मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, मैं बता दे रहा हूँ अभी, एक्सपेक्ट कर दे रहा हूँ आपका कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो रे डायग्राम प्लस न्यूमेरिकल दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है। तो भाई आप रे डायग्राम विथ न्यूमेरिकल वो प्रैक्टिस की करो, वैसा क्वेश्चन अगर कहीं भी मिलता है खूब बनाओ। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए दे दिया क्या कि 12 कौन के मिरर है और उसका फोकल लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर, और बोला कि इरेक्ट इमेज बना रहा है। इरेक्ट इमेज करने का मतलब क्या, वर्चुअल, और वर्चुअल तभी बनाएगा जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में है ना, फोकस पोल के बीच में। तो आपसे पूछा व्हाट शुड बी द रेंज, तो इसका रेंज क्या होगा, जल्दी से बताओ, बताइए। बिटवीन, या बोल सकते हैं कि फ्रॉम 0 to
20 सेंटीमीटर या लेस देन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, ये जरूर लिखना, फ्रॉम पोल, पोल से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला क्या कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, हाँ ठीक है, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब सोचो कि हम लोग पढ़े थे कि अगर कहीं ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये मेरा फोकल लेंथ है और ये मेरा टोटल है 20 सेंटीमीटर, तो सर इसके अंदर में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब इसका एक वर्चुअल इमेज बना रहा था पीछे साइड में, और वो इनलार्ज वर्चुअल इमेज था कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स में डिमिनिश बनाता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर, सो दिस विल बी लार्जर। ओके, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो। तो रे डायग्राम आप बहुत आसानी से बना सकते हो। एक रे लेना जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास कर जाएगा, दूसरा रे लेना जो पोल पे जाके मीट कर रहा है और सेम एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और दोनों को डॉटेड लाइन से जहां कहीं भी मीट होगा वहां पर मिला देना। सो दिस इज द रे डायग्राम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो रे डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो 24 सेंटीमीटर पे बोला ना, और फोकल लेंथ दिया सर 12 पे, और प्लेस किया हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इसका मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ है, ये मेरा 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस होगा सर, तो वो 24 हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर पे मतलब इमेज भी वहीं पे ऑब्टेंड हो जाएगा, खत्म हो गया यार। तो इसका रे डायग्राम बनाना मतलब आपसे पूछ रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी तो ड्रॉ रे डायग्राम। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल देखो भाई, क्वेश्चन का लेवल देखो, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे नहीं पूछ रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी तो ड्रॉ रे डायग्राम, नहीं, आपको एक सिचुएशन दे दिया उसके अबाउट बोल रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम, और दो रे डायग्राम पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार आने का, बहुत ही आए। आप जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब भाई डिफिनेशन है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। बोला स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो देखो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है आपका तीन फैक्टर पे, एक है लेंथ पे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, नंबर वन। नंबर टू होता है आपका एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया नहीं, सो रेसिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड इज टेम्परेचर पे, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। तो आपको ये चीज अभी नहीं लेके चलना है, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज हम लोग 10th में ओनली ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको नहीं लिखना है, ओनली लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बस आपको लिखना है। एक और होता है नेचर ऑफ मटेरियल, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एक और आप लिख सकते हो नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल लिख लोगे। चलिए, फिर बोला कि नेम द डिवाइस विच इज ऑफन यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। भाई ये तो हम लोग ओम्स लॉ का जो एक्टिविटी है वहां से क्वेश्चन बना दिया है, ये देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा होता है ये हम लोग पढ़े थे, रियोस्टेट, रियोस्टेट का वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है ना इसका। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और रेसिस्टिविटी दिया है, तो बहुत आसान है। इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मुला लिख सकते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा वीडियोस देख रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, और जो फॉलो कर रहा है भाई गारंटी है कि उसका मार्क्स इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेना। देखो बोला क्या कि टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैविंग इक्वल रेसिस्टेंस। दो वायर है, एक वायर है ए, एक वायर है बी, दोनों का सर लेंथ इक्वल है, दोनों एल है, और इक्वल रेसिस्टेंस है, इसका भी रेसिस्टेंस ए है, आर है, इसका भी आर है। बोला इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि रो ए जो है इट इज ग्रेटर देन रो बी है, सो विच वायर इज द करंट वाई। बहुत आसान है, तो आर इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं रो एल बाई ए, तो अगर ए को इधर ले आए तो आर ए बाई एल जो होगा दैट इज इक्वल टू रो, तो इसका मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका सर एरिया ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब एरिया ज्यादा रेसिस्टिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब लोग बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, तो इसका मतलब विच वायर इज थिकर, तो इसका आंसर बोल सकते हैं वायर ए तो दिक्कत। अब बोला कि वाई, तो हम लोग यहाँ पे वाई में ये दिखा देना। फिर बोला फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट, ओ एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया, देख लो ध्यान से। बोला क्या कि कैलकुलेट करंट इन ईच रेसिस्टर, देख लो करंट इन ईच रेसिस्टर बोला, याद करो मेरा ट्रिक जिसको याद है वो तुरंत बना देगा। देखो मैंने बोला था कि 6 वोल्ट इसके अबाउट में वोल्टेज होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, ठीक है, 6 वोल्ट तीनों के अबाउट होगा। तो जब 6 वोल्ट तीनों के अबाउट होगा, करंट हमको तीनों के अबाउट निकालना है, तो आई निकालना है 5 ओम के अबाउट, सीधा करो वी बाई आर, हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं भाई, पंडित जी का लॉ क्या है सर, ओम्स लॉ, 5/6/5 कर दो, वी है मेरा 6, आर है 5, दिस इज 1.2 एम्पियर, खत्म हो गया कहानी। फिर ये हो गया मेरा, सिमिलरली आई निकालना है 10 ओम का, ये भी निकाल लो, क्या दिया सर 6 वोल्ट बाई 10, सो दिस इज 0.6 एम्पियर। फिर हमको आई निकालना है किसका, 30 ओम का, निकाल दो, कितना है 6/30, सो दिस इज 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। अब नेक्स्ट बोला टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बहुत आसान है, तीनों को प्लस कर दो, तो 1.2 प्लस 0.6, सो 1.8 प्लस 0.2, सो दिस इज 2 एम्पियर। फिर बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत आसान है यार, इसको 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अब ये जो पढ़ा है वो कर सकता है,
जिसको डाउट है कमेंट में डाउट लिख दो, मैं वीडियो में एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस आपको दिया है 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम। देख लो, इसका यहाँ पर लैंप है, ये दिया है 20 ओम, ये दिया है 4 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बोला कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर ये सीरीज में है, उठा के फेंक दो सीधा, ये 20 + 4 24 ओम, खत्म हो गया कहानी। फिर आगे बोला कि द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना है तो बहुत आसान है यार, आई इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे V/R इक्विवेलेंट, V/R EQ। तो V हो गया 6, R EQ हो गया 24, 1 जा 4 जा 1/4 होता है 0.25 एम्पियर, खत्म हो गया। फिर बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो देखो जब 0.25 एम्पियर गया, 0.25 एम्पियर करंट गया तो ऑब्वियस सी बात है सेम करंट दोनों में जाएगा। तो अगर आपको वोल्टेज निकालना है ओम्स लॉ अप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या है, V = IR, आई है 0.25 और ये है 4, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। सो दिस इज इसके अबाउट 1 वोल्ट हुआ। तो दूसरे को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखो 6 वोल्ट बैटरी है, 1 वोल्ट इसको चला गया, तो बाकी जो आपके पास 5 वोल्ट बचा वो इसको चला गया, खत्म हो गया कहानी। आगे बढ़े। फिर बोला पावर ऑफ लैंप, तो देखो बहुत आसान है, पावर इक्वल्स हो जाएगा V × I, ठीक है। सो आपको V भी पता है, इसका करंट भी पता है, डायरेक्ट पुट करो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी को पढ़ के जाओ यही आपके बोर्ड में आएगा, मैं ऐसा कुछ भी दावा नहीं कर रहा इस वीडियो में, लेकिन इसके चांसेस बहुत हाई है, ये आपको भी फील हो गया होगा। तो इसको आप लोग जरूर करके जाइए सर, देख लेना 30 to 40% क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।